आज बिहार का जनादेश आने वाला है। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। जी हां, और पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 243 विधानसभा सीट पर आज फैसला आना है। तो आज फैसले का दिन है। बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा आज तय हो जाएगा। दोपहर आते आते तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी और लगातार हम आपको हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। स्टूडियो से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बक्सर से जुड़ रहे हैं, साथ से हमारे मेहमान जो स्टूडियो में है वो भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले प्रशांत का रुख करते। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? तैयारियां पूरी हो गई हैं क्या? बिल्कुल, जिस तरह की बातें कल भी हो रही थी कि जिलाधिकारी से बात हमारी हुई थी, उन्होंने कहा कि मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई। अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल गेट से अंदर लोग चले गए। मतगणना कर्मी की बात करें या फिर मतगणना एजेंट की बात करें, सब लोग अंदर जा चुके हैं और सुरक्षा की बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं कि अर्धसैनिक बल की बात हुई या फिर बिहार पुलिस की बात है, सब लोग बिल्कुल यहाँ तत्पर है। अभी थोड़ी देर पहले बक्सर एसपी भी यहाँ आए थे, वो भी गेट पर ही कहीं ना कहीं मौजूद कर रहे थे। बक्सर एसडीपीओ भी यहाँ मौजूद है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है और कहीं न कहीं मतगणना की जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई। बिल्कुल, देखिए मतगणना की चाक चौबंद व्यवस्था है जिसकी हर एक तस्वीर लगातार भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती होगी जिसकी पल पल की जानकारियां भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाएगा। 243 विधानसभा सीटों पर आज फैसले की घड़ी है। जनता जनार्दन ने अपना चुनाव कर दिया है और आज बिहार की सत्ता की चाबी किसे मिलती है, किसके सर पर ताज सजता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। लगातार हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। हम प्रोफेसर सौरभ के पास जाएंगे और समझने की कोशिश प्रोफेसर आपसे करने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि देखिए हमारे सहयोगी बिहार घूम के अनूप जो है, अनूप आप एक लंबे वक्त से बिहार भी में रहे हैं और बिहार को आपने समझने की कोशिश की, बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई है। सबसे पहले आप जरा बताइए कि आखिर किस तरह से समीकरण बदलते हुए बिहार में नजर आए और चुनावों के बाद क्या कुछ स्थिति थी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर जनता जनार्दन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? देखिए स्वाति, मैं बहुत लंबे वक्त तक रहा बिहार में। मैंने जो देखा वो आपको बता रहा हूं कि जमीन पर महिला वोटर सबसे शक्तिशाली नजर आई और सच्चाई है कि इस वोट में जीत हार का अंतर भी वही तय करने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ग्रामीण इलाकों में जितनी महिलाएं वोटर्स जो थी वो मतदान केंद्र तक पहुंच रही थी, शायद शहरों तक भी उतनी महिलाएं नहीं पहुंची। लेकिन महिला वोटर्स कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ है। हो सकता है यहां चीजें जो है बदल सकती हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ज्यादा वोटिंग मतलब सत्ता के खिलाफ वोटिंग होती है, लेकिन यहां ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि महिला वोटर्स का साथ नीतीश कुमार के साथ शुरुआत से भी रहा है। मेरे साथ जो मेहमान है वो भी समझते हैं इस बात को। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए 67% से ज्यादा था। कई ऐसी सीटों पर भी हम गए हैं जहां मुकाबला फंसता हुआ नजर आया, जैसे राघोपुर की बात कर ले आप, लखीसराय की बात कर ले आप, जहां मैथिली लड़ रही है वो सीट आप देख लीजिए। सम्राट चौधरी थे, वहां भी सीट फंसती नजर आई। सुबह सुबह विजय कुमार सिन्हा पूजन पाठ करते हुए नजर आए। हमने वो तस्वीरें इलेक्शन के दिन की देखी जब हमला भी हुआ था उनकी गाड़ी पर, काफी नाराजगी भी नजर आई उनकी सीट पर क्या समीकरण देख रहे हैं आप? क्योंकि लखीसराय की कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर पहली बार उनके गांवों पर वोट हुआ है, यानी कि वो दूसरे गांव जाते थे वोटिंग करने के लिए, ऐसी स्थिति हो जाती थी। देखिए खुले तौर पर कहूं तो लखीसराय की सीट जो है विजय सिन्हा साहब के लिए डेंजर जोन में है। सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि 4 बार लड़ चुके चुनाव, 4 बार जीते हैं, 5वीं बार एंटी इनकम्बेंसी वहां है, ये है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा कैंडिडेट है वो भी भूमियार ही है। देखिए ये मंगल पांडे है, अवध बिहारी चौधरी। और मंगल पांडे के बारे में स्वाति आपको बताऊं, वार्ड काउंसिल का चुनाव तक हार चुके हैं मंगल पांडे। विजय सिन्हा आगे देखिए, अमरेश कुमार जो है ये भी भूमियार जात के हैं। देखिए इन्हीं की बात कर रहा था मैं, यहां पर बहुत कांटे की टक्कर है, डेंजरस जोन में। क्या दोनों के पूजा अर्चना से हम पूरी तरह से जनता मालिक के जनादेश को स्वीकार करेंगे। अभी पूजा अर्चना की बाबा से जी, अब डायरेक्ट काउंटिंग सेंटर, बस माता का दर्शन करके जाएंगे। कुमार सिन्हा पूजन पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरेश कुमार से इनका मुकाबला है। लगातार हमारे तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। सौरभ जी से मैं सवाल कर रही थी कि वोटर अधिकार यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा किस तरह से समीकरण बदलती हुई नजर आई चुनावों में, सर कैसे देख रहे हैं इसे आप?
आज से 2 महीना पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में घूमी, उसको लेके बहुत ज़्यादा टर्न आउट हुआ नहीं, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अभी अनूप भाई साहब इस पर चर्चा कर रहे थे। जो महिला वोटर्स का जो रुझान है वो नीतीश कुमार को लेके बहुत ज़्यादा है, उनमें बहुत ज़्यादा विश्वास है। और 10,000 का जो महिला रोजगार स्कीम है उसको लेके इस बार का जो आपने पहला चरण और दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज में जो टर्नआउट हुआ है उसमें महिला वोटर ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। हमने तो ये भी देखा ग्रामीण क्षेत्र में 6 बजे सुबह से ही लोग पहले जलपान से पहले वोट के लिए कतारों में खड़ी दिखी, क्योंकि उनको लग रहा है यदि नीतीश कुमार की सरकार फिर से आती है तो ये 10,000 की स्कीम हमारी कंटिन्यूएशन में भी रहेगी। और इस उनको उनके 2005 के बाद से 2025 के बीच में नीतीश कुमार के प्रति लोगों में बहुत ज्यादा विश्वास है। और महिला दूसरी जो सबसे बड़ी इसके पीछे रीजन है शराबबंदी। पहले शराबबंदी को लेके भी महिलाओं में वोटिंग टर्नआउट और पूरे माहौल में जनता के साथ संवाद में हम लोगों ने देखा कि जनता हर जगह खुद सामने से चुनाव में समर्थन व्यक्त कर रही है। तो हम सब आश्वस्त हैं कि इस बार का एनडीए की सीट की टैली 2010 के चुनाव के नजदीक नजर आएगी और एनडीए गठबंधन पूर्ण रूप में सरकार बनाने जा रहा है। वोट काउंटिंग के दौरान सभी दल सभी प्रत्याशी अपनी तैयारी करते हैं, क्या मानते हैं? मेरे जितने भी पोलिंग काउंटिंग एजेंट होते हैं वो सब लोग अपने अपने इलेक्शन मतगणना केंद्र पर पहुंच गए हैं। हम लोगों ने सुबह में उनको पूरी तरह से यहाँ से रवाना किया है और मेरा ये मानना है कि वो पूरी दमखम के साथ काउंटिंग में भाग लेंगे और नए बिहार के विकास की रफ्तार को गति देंगे। वो उनका स्पष्ट रूप से जंगल राज की जो मानसिकता है वो मानसिकता से अब भी परे नहीं हो पा रहे हैं और राजद के बारे में यही कहा था कि वो जंगल राज के ही प्रतीक बनकर बैठे हुए हैं। एनडीए से कितने सीट? 200 प्लस। महागठबंधन का क्या होगा? तेजस्वी यादव ने कह दिया कि सरकारी खबर वो तो सूट बूट भी सिलवा चुके हैं, लेकिन कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने देखने से नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। कर्म उनके इतने कारनामे इतने बड़े बड़े हैं कि जनता उन पर भरोसा नहीं करती है। देखिए, तमाम दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही, अपनी अपनी तैयारी अनूप सबने कर ली है। लेकिन क्योंकि आप बिहार में रहे हैं, बिहार को मूड समझने की बिहार का कोशिश किया है आपने और लिट्टी चोखा भी बहुत खाया है। लिट्टी चोखा में खाते खाते कुछ लोगों से भी आपने बातचीत की होगी। महिला का मूड, युवाओं का मूड किस तरफ जाता हुआ नजर आया। MY समीकरण जिसकी रूपरेखा ही बदल गई, मुस्लिम यादव की जगह यहाँ पर महिला और युवा इसमें भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आए। अनु बिल्कुल स्वाति, मैं मोहिंदर जी का भी स्वागत कर लेता हूं, कांग्रेस नेता है। मोहिंदर जी, मैं आपके पास आऊंगा, स्वाति के सवाल का जवाब दे देता हूं मैं। स्वाति, लिट्टी चोखा से बेहतर कुछ नहीं है और लिट्टी चोखा बिहार का इंटरनेशनल हो गया, मैं आपको बता दूं। नितिन नवीन आए थे अभी थोड़ी देर पहले, बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार जीत चुके हैं नितिन नवीन और बहुत अच्छे व्यवहार कुशल हैं और लोगों से मिलना जुलना भी बहुत है। नितिन सेफ साइड में है, मुझे जो जानकारी मिली, रेखा गुप्ता यहां से उनके खिलाफ आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं और काश वोट बैंक यहां पे सबसे ज्यादा है जो इस वक्त नितिन के समर्थन में है, तो ये शायद मुझे लगता है सुरक्षित है। और रही बात बिहार की, बिहार में कई ऐसी सीटें हैं स्वाति जो कहीं ना कहीं इस बार बिहार के बड़े सियासी दिग्गजों के भविष्य का फैसला करने वाला है। मैंने सम्राट चौधरी का नाम लिया, सम्राट चौधरी मुश्किल में पड़ जाते अगर बसपा का समर्थन उनको नहीं मिलता। और हिमानी जी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में हो सकता है बसपा बीजेपी के साथ कोलैबोरेट हो जाए। बसपा का वहां कैंडिडेट जो पिछली बार था 10,000 से ज्यादा वोट लेकर आया था, वो अगर समर्थन नहीं देता तो मुश्किल में सम्राट चौधरी थे। देखिए, विजय कुमार सिन्हा वो मुश्किल में है, नीरज कुमार बबलू वो मुश्किल में है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं मैथिली ठाकुर खुद मुश्किल में है। और छपरा की बात करूं जहां से खेसारी चुनाव लड़ रहे हैं, खेसारी मेरा मानना है कि बहुत मार्जिन से वोट वहां से चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी को बीजेपी हरा रही है। वहां की जो पूर्व मेयर है राखी गुप्ता, वो वहां पे निर्दलीय चुनाव लड़ रही, जबकि कैंडिडेट थी बीजेपी की, लेकिन वहां से छोटी कुमारी को टिकट दे दिया गया। वो दोनों क्लैश कर रहे हैं और इसका फायदा खेसारी को मिलेगा। खेसारी अच्छी मार्जिन से वहां जीतेंगे। राघोपुर भी अनूप गए थे आप, राघोपुर की क्या स्थिति थी वो भी दर्शकों देखिए, राघोपुर जब मैं गया तो आप ये समझ लीजिए कि जब पहले गया था शुरुआती दौर पे, तो सबसे बड़ी हैरानी की बात तो वहां सब तरफ तेजस्वी लालू लालटेन, यही बात हो रही थी। वहां तेजस्वी को शायद ना पहचाने, लेकिन वो कह रहे थे मुख्यमंत्री बनाना है और लालटेन को जिताना है, लेकिन बाद में वहां तस्वीर थोड़ी बदली थी। मैं अपने मेहमानों का भी रुख कर लेता हूं, मैं एक बार मोहिंदर जी के पास आऊंगा। मोहिंदर जी, क्या लग रहा है कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में कैसा होगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए,
हमारा चेहरा मुस्कुराहट से शुरू हुआ है। और मैं अपने साथी जो लोग हैं पैनल पे यहाँ बैठे हैं और जो आपके चहेते प्रशंसक हैं जो टेलीविजन चैनल को आपके को देखते हैं, उन सबको आज भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मुस्कुराहट और गुलाब के फूल के साथ इस देश की शुरुआत की थी, आजादी की शुरुआत की थी, वो आज तक कायम है। भले ही बीच में कहीं ना कहीं कटु अनुभव हमें होते रहते हैं, और बिहार की धरती जिसने हमेशा जन आंदोलन को जन्म दिया, जन क्रांति को जन्म दिया, आज वो नई जन क्रांति को देने जा रही है। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, एक इंसान के तौर पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजनीति के तौर पर जब देखते हैं तो हमें विकास को नापना पड़ता है। और उस विकास के रूप में जब हम देखते हैं कि 20 साल उन्होंने काटे और आज भी सिर्फ जंगल राज का ही जब नाम लिया जाता है, जब कोई बताने के लिए अपने पास कुछ नहीं होता और दूसरे को ही कोसने की बात की जाती है, तो ये चीज समझ लेनी चाहिए कि उसके पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है। जो थोड़ा बहुत विकास जो हुआ है वो समय अनुसार भी होता है, मौसम के हिसाब से भी विकास हो जाता है। अपने आप कुछ नेचर भी कर देती है। बता रहे हैं मैंडेट एनडीए को मिल रहा है, इस पर मोहिंदर जी आपकी प्रतिक्रिया? नहीं पड़ती, अगर उसको आप विकास कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। बहरहाल मैं अपनी बात में आता हूँ, कांग्रेस पार्टी आप सुन पा रहे मोहिंदर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राजनीतिक दलों को कि राहुल गांधी जो जन यात्रा उन्होंने की, पैदल यात्रा जो उन्होंने की, लोगों से जो उन्होंने जनसंपर्क किया, यकीन मानिए मोदी जी कुछ भी ना हो, अंत में आकर के अपनी पद यात्रा नहीं, वो सिर्फ एक गाड़ियों के काफिले के साथ चलकर जनसंपर्क करते हैं। वो टेलीविजन पर अपना चेहरा दिखाकर जाते हैं। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, एसआईआर का जिक्र कर रहे हैं मोहिंदर जी, मैं जमीन पर था और चुनाव के दौरान एसआईआर का इंपैक्ट नहीं दिख रहा था, और आपने देखा कि एसआईआर के बाद तुरंत तेजस्वी यादव को बेरोजगारी, रोजगार जैसे मुद्दे पर, पलायन जैसे मुद्दे पर वहां यात्रा करनी पड़ी थी, और कहा यह गया कि एसआईआर में कुछ जगह छूट गई थी, लेकिन इसका इंपैक्ट नहीं दिखा जमीन पर मुझे। और शायद देखिए आज के डेट में बिहार की बात करें तो रोजगार की बात होती है, पलायन की बात होती है, लेकिन एक भी आपत्ति नहीं आई एसआईआर को लेकर। आप कैसे कह सकते हैं कि एसआईआर का इंपैक्ट दिख रहा है वहां? देखिए एसआईआर की जो बात थी वो सुप्रीम कोर्ट तक ने मानी। अब आप टेक्निकल इश्यूज में जाएंगे तो टाइम लगता है, लेकिन जो सच्चाई ये है कि जनसंपर्क के दौरान जितना लोगों ने समर्थन दिया राहुल गांधी को, इसको कोई नहीं भूल सकता। बाद में तो सुप्रीम कोर्ट के टेक्निकल चीजों में उलझ गया ये, तो हम उन चीजों में पब्लिक के साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन जो मुद्दा था वो था, जनसंपर्क हुआ। लेकिन जहां तक आपने कहा, देखिए तेजस्वी जी जो है वो चेहरा है वहां महागठबंधन का। तेजस्वी जी जो बातें उठा रहे हैं वो गूढ़ बातें हैं जो कि उन्होंने वहां की, और उनको काटने के लिए, तेजस्वी जी को काटने के लिए, लालू यादव जी को काटने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किए। पहले तो इन्होंने शिफ्ट किया राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर, जब समझ में आ गया कि भाई इससे बात नहीं बनेगी तो फिर वो तेजस्वी जी की तरफ गए। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो मुद्दे आपने कहे, मुद्दे कैसे भूल जाएगा आदमी जो परिवार भूखा है। बिल्कुल, देखिए इन तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन ने अपने फैसले को सुना दिया है। आज फैसले की घड़ी है, फैसला हर पल की तस्वीर लगातार, और देखिए किस तरह से पूजन पाठ का दौर भी जारी है। हम जावेद जी का भी रुख कर लेते हैं। जावेद जी, जरा ये समझने की कोशिश कर लेते हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी अनूप भी जिक्र कर रहे थे, एसआईआर से तस्वीर बदलती हुई बिहार की नजर आई। हमने ये भी देखा कि ऐतिहासिक वोटिंग हुई है, और लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गठबंधन के लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आई थी कि बिहार में अगर 5% से जो वोटिंग का प्रतिशत है वो 5% से ऊपर होता है, 5% का इजाफा उसमें अगर होता है तो बदलाव होता है। इसको जरा समझिए। रहमानी जी आपके पास जाऊं, इन तस्वीर के बारे में बता दूं, ये कल्लू हैं जो पूजा कर रहे हैं, और ये बीजेपी में, और आपको बता दो हर एफआईआर जो होती है छोटी मोटी इन्हीं की तरफ से होता है कि भाई राहुल गांधी पे एफआईआर कर दो, तेजस्वी यादव पे एफआईआर कर दो, और ये देखिए पूजा पाठ कर रहे हैं ये, और तैयारी बीजेपी को जीतकर खुशी के लिए। देखिए ये तमाम चीजें। रहमानी जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुमित हमारे सहयोगी मुंगेर से जुड़े हैं। सुमित, क्या दिख रहा है वहां पर जमीन पर? एग्जिट पोल जो कह रहा है, क्या वो जमीन पर उतर सकता है? क्या संभावनाएं आपको लिख रही है? जी, मुंगेर जिले के 3 विधानसभा पे मतगणना है, जिसको तैयारी पूरी हो चुकी है। मतगणना अभिकर्ता और काउंटिंग एजेंट को घुसाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच, और जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो कहीं न कहीं जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, हम तस्वीरें जो है अभी देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल देखिए आपको बता दें 8 बजे से पोस्टल बैलेट की वोटों की गिनती होगी, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती होगी। रहमानी साहब जवाब दें जो मैंने सवाल आपसे पूछा था। देखिए अनूप जी को मैं सुनना था, बिहार के दौरे पे थे। अनूप जी देखिए बिहार में क्या है कि आप अगर महिलाएं को खाते में पैसे दे दिया सरकार ने, ये महिलाएं तो
पति तक की बात नहीं सुनती। बिल्कुल, ये कैसे हम मान लेते हैं साइलेंट वोट है, साइलेंट वोट ये हम कैसे मान लेंगे भाई महिलाओं ने जो पैसे लेकर के वोट मतलब एनडीए को वोट देगी, तो ये बात तो खैर हम सब समझते हैं। लेकिन हाँ ये है कि देखिए मुद्दे जो बिहार में हैं वो सरकार किसी की भी हो, मुद्दे आज भी वो मुद्दे हैं। रोजगार के मुद्दे हमेशा रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे रहेंगे, पलायन के मुद्दे रहेंगे। ये दुर्भाग्य है कि 20 साल बाद भी एनडीए सरकार के बाद भी ये मुद्दे आज भी जिंदा हैं। ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक वाली बात है। इसमें कौन सफर कर रहा है? बिहार की जनता, बिहार की युवा, बिहार की महिला, सब लोग सफर कर रही हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा है? जो सर्वे आप लोगों ने दिखाया, जो मैंने देखा, उन सर्वों में तो तेजस्वी यादव को बता रहे हैं कि 35% लोग पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। आप देखिए ना भाई, ये अजीब बात है कि जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा, अच्छा, यही बात बहुत महत्वपूर्ण, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहाँ पर ये देखिए कितनी बड़ी बात है ये कैसे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं? तेजस्वी यादव खुद इस बात को कह रहे हैं कि भाई सर्वे में मुझे सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, लेकिन अगर ये पैटर्न चेंज हुआ, कहीं कहीं लग रहा है उनको कि अगर सिचुएशन बदल गई तो शायद जांच कराएंगे कि कैसे होगा। सौरभ जी, ऐसा लगता है कि इसके बाद जांच होगी? होता है कभी? मुझे नहीं लगता ऐसा। इस तरह की समस्या हर चुनाव के बाद देखने को मिलता है और मतगणना के टाइम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब मतगणना हो जाती है, जब सरकार सत्ता में आ जाती है, उसके बाद ये मुद्दा धरातल से खत्म हो जाती है। क्योंकि ये मुद्दा तब तक रहती है जब तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती है, और होने के बाद इस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम अभी देख रहे थे, मुंगेर से आपके संवाददाता जुड़े हुए थे। मैं यहाँ पे महागठबंधन का वहाँ पे एक सीट था कांग्रेस का, जमालपुर सीट, जहाँ से डॉक्टर अजय कुमार सिंह 55 साल के बाद उस सीट को जेडीयू से लिए थे। लास्ट ईयर 2020 में उस सीट को उन्होंने जीता था और 7,000 के मार्जिन से उस सीट को जीता था। इस बार उस विनिंग सीट को महागठबंधन की जो पार्टी है आईपीए, उसको देने के बाद में वो विनिंग सीट कांग्रेस अपने हाथ से छोड़ के चले गई। तो जो सीट बंटवारा भी जो हुआ है कांग्रेस में महागठबंधन में, वहां पे आप देखे होंगे तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना जाते हैं और लालू यादव 5-10 विधायकों के बीच में टिकट सिंबल बांट देते हैं। उसके बाद असमंजस की स्थिति थी, लास्ट मोमेंट तक ये कहा जा सकता है कि असमंजस की स्थिति थी और शायद यही वजह है कि यहाँ पे तेजस्वी यादव डिसीजन मेकर हैं या लालू यादव डिसीजन मेकर हैं। लेकिन आप ये देखिए, जब हम चुनाव के रणनीति में जाते हैं तो हम तेजस्वी यादव नहीं, आज भी लालू यादव का जनाधार है बिहार में। लालू यादव के नाम पे वोटिंग हो रही है। आपने राबड़ी देवी को भी सुना होगा, वो दोनों बेटा को आशीर्वाद दे रही है। तेज प्रताप भी जीते, तेजस्वी भी जीते, लेकिन स्टैंड क्लियर करके चलना होगा। तेजस्वी का जनाधार अभी भी जो लालू यादव का जनाधार है, उसी पे आरजेडी की विरासत को तेजस्वी संभाल रहे और शायद यही वोट बैंक है। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि शायद असहजता थी गठबंधन में, यही वजह है कि 243 सीटों में से 251 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है। तो आज बिहार का जनादेश आने वाला, ठीक आधे घंटे बाद से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। स्वाति, बिल्कुल, देखिए पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। 243 विधानसभा सीटों पर फैसला आएगा। जनता जनार्दन ने 2 चरणों में अपना फैसला सुना दिया है और आज फैसला सुनाया जाएगा। हर किसी को आज इंतजार है कि क्या बिहार की जनता किसको चुनती है। तमाम दावे वादे किए गए, संकल्प पत्र भी हमने देखा, तेजस्वी प्रण भी देखा, लेकिन जनता क्या, और देखिए किस तरह से मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं। दिल्ली हेडक्वार्टर की तस्वीरें, बीजेपी हेडक्वार्टर में मिठाइयां, और देखिए लड्डू बन रहा है कि गुलाब जामुन बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये जो पूरियां बन रही है, लिट्टी चोखा, बिहार है तो लिट्टी चोखा को आप कैसे भूल सकते हैं। अनूप से हम कह भी रहे थे कि आप लिट्टी चोखा तो बहुत खा के आए हैं, लेकिन देखिए किस तरह से, बिल्कुल देखिए, और समझने की ये भी यहाँ पर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए क्या तैयारियां तमाम पार्टियां करती हुई नजर आई। हमने ये भी सुना अनूप, अनंत सिंह के यहाँ तैयारियां हो गई, हर एक पार्टी लड्डू मिठाई बनवाती हुई नजर आ रही है। और देखिए लिट्टी चोखा की तैयारी है, क्योंकि एनडीए को क्लियर मैंडेट हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल्स में मिल रहा है। 19 एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जिसमें क्लियर मैंडेट जो है एनडीए के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 2 चुनावों का अगर हम जिक्र करें तो महागठबंधन पिछले ही चुनावों में महागठबंधन को मैंडेट एग्जिट पोल्स दिला रहे थे और समीकरण बदलते हुए नजर आए। अनूप, क्योंकि आप बिहार गए हैं, बिहार को बहुत अच्छे से समझते हैं, जरा समझिए। अच्छा, हमारी सहयोगी कोमल भी जुड़ गई है हमारे साथ। कोमल, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त बीजेपी खेमे में सामने निकल कर आ रही, किस तरह की तैयारियां बिहार के नतीजों को लेकर बीजेपी कर रही है?
देखिए स्वाति, इस बार भी बिहार का चुनाव जो है वो काफ़ी दिलचस्प रहा। सबसे बढ़िया चीज़ ये रही कि रिकॉर्ड तोड़ जो है वो वोटिंग रही और सबसे ज़्यादा महिलाओं के वोट जो है वो ज़्यादा पड़े। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में हूँ और इस वक्त इस तरीके से यहाँ कैबिन बनाए गए हैं। हमने अपने दर्शकों को पहले भी दिखाया था कि बीजेपी हेडक्वार्टर में जब भी किसी राज्य का रिजल्ट आता है, बीजेपी बिल्कुल उसको लेकर के उत्साहित होती है, पूरी उम्मीद होती है और इस तरीके से जो है कैबिन्स बनाए गए हैं अलग जगह, जहां अलग अलग प्रवक्ता और नेता आकर के कुछ देर बाद बैठेंगे, लगातार बातें करेंगे। और इसके साथ क्योंकि बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि, और जैसा कि ज़्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं कि बीजेपी के साथ एनडीए बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और इस बार भी बीजेपी को ये उम्मीद है और इस तरीके की यहाँ तैयारी है। अंदर भी तैयारियाँ चल रही है, जैसे कि हमेशा कुछ ना कुछ जो है बनता है, मीठा होता है, शगुन की बात जलेबियां बन गई हैं हमारे यहाँ पर। आप वही है, लिट्टी बन रही होगी क्योंकि बिहार का चुनाव है तो शायद हो सकता है लिट्टी का जायका आपको भी चखना पड़ेगा। जलेबियां भी बन रही है कोमल, आपके लिए बता रहा हूं। अनूप, हरियाणा चुनाव में जलेबियां बहुत सुर्खियों में रही कोमल। बिल्कुल, उम्मीद तो यही की जा रही है। देखिए साथी अनूप, ये कि लिट्टी भी खाने, लिट्टी का स्वाद भी मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से पूरी और सब्जी हमारे यहाँ पर वो हर जगह हर राज्य में चलती है वो तो ज़रूर बनेगी और लड्डू की भी उम्मीद की जा रही है कि लड्डू होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब नतीजे आते हैं, नतीजे अगर पक्ष में आएंगे एनडीए के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में आते हैं, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हैं, ये भी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस बार ये भी क्योंकि ये उम्मीद जो है महागठबंधन ये कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार का तिलिस्म जो है वो हम तोड़ दे, लेकिन इस बार भी वो संभव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो यही कह रहे हैं कोमल कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन कुछ देर में मैं वापस आऊंगा कोमल आपके पास। मोहिंदर जी के पास चलते हैं। मोहिंदर जी, बीजेपी के हेडक्वार्टर में जलेबियां बन रही है, लिट्टी बन रही है, कांग्रेस खेमे में क्या बन रहा है ये बता दीजिए। जनाब, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जलेबी और ये लड्डू का जो लेवल था वो ऐसा लगता है कि साधारण किसी परिवार में जिस तरह से बनता है। खैर, ये उनका मकसद है। कांग्रेस के परिवार में हम बड़ी समीक्षा करते हैं चीजों की, इंतजार करते हैं चीजों के होने का। बीजेपी की तरह हम तमाशा नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन के दौरान भी आपने देखा होगा जिन मुद्दों की बातें चली, शराबबंदी की किसी ने बात की, शराबबंदी के वहां आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे, महिलाओं ने यह भी झेला है कि शराब किस तरह चोरी छिपे से पुलिस स्टेशन से सप्लाई की जा रही थी। और जहां तक ताल्लुक है विकास या किसी भी बातों का, किसी मुद्दे का जवाब ना एनडीए का कोई नेता दे पाया ना प्रधानमंत्री। लेकिन मोहिंदर जी, मैं ये भी समझने की बात आपसे समझने की कोशिश करूंगी। हम बात भी कर रहे थे अनूप से कि वोट को यहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन ने इतनी देरी क्यों की? पीसीआर क्या मोहिंदर जी को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है? मोहिंदर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। सर, ये महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर इतनी देरी की गई और उसके बाद तेजस्वी यादव के नाम को प्रोजेक्ट को करने में इतनी देरी की गई। एनडीए कह रही है कि ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक भ्रम फैलाया गया। हमारे यहाँ पार्टी में एक प्रक्रिया है। अगर राहुल गांधी सीधे फैसला कर दें तो इल्जाम ये लगता है कि साहब ये तो अकेले फैसला कर लेते हैं। पार्टी अगर मंथन करती है तो साहब देर लगा दी। जहां तक ताल्लुक हमारा है, तेजस्वी यादव शुरू से ही नेता के रूप में प्रतिष्ठित थे। लेकिन आपने कहीं कहा नहीं महेंद्र जी, राहुल गांधी से भी पूछ लिया गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद थक हार कर ऐसी स्थिति बनी कि तेजस्वी प्रण के नाम से आप सामने आए। उसके बाद आपने घोषणा की कि हाँ, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। आप देखिए, हर चीज समय लेती है सर। आप ये बताइए, नीतीश कुमार को आज तक डिक्लेयर नहीं किया, आज तक प्रधानमंत्री ने भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी को हम, लेकिन अमित शाह ने कहा महेंद्र जी, अमित शाह के कहने के बाद ही कहीं ना कहीं आपके कहने, आपका प्रेशर था, मैं मानता हूं तेजस्वी का आपका प्रेशर था कि उनको बताया गया। पहले अमित शाह ने भी मना कर दिया था कि जनता तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन वही अमित शाह मन से कहने लगे कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे और उसके बाद नीतीश ज्यादा मजबूत हो गए। आप देखिए, उसके बाद नीतीश जिस तरह से प्रोजेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं ये चोट सबसे ज्यादा महागठबंधन को लगेगी। नहीं, आप ये देखिए, अगर आप देर से करते हैं एनडीए के लोग तो उनको फायदा हो जाएगा। अगर हमारे लोग देर से करते हैं तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। ये कौन सा अर्थमेटिक है सर? एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत अनाउंसमेंट की जाती है। अशोक गहलोत जी ने जाकर जब अनाउंसमेंट किया
तो आप देखिए कितने तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया। इस प्रक्रिया के तहत हम लोग चलते हैं। बीजेपी की तरह से नहीं है कि एक ही आदमी ने फैसला लेना है। अमित शाह जी ने फैसला कर लिया था कि इनको नहीं क्या करेंगे। कांग्रेस को डर था मोहिंदर जी कि अगर देर हुई तो वोट बैंक छिटक सकता है? क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार प्रेशर बना रहे थे, वीआईपी तक को कह दिया था कि सीटें कम नहीं हुई तो आप जा सकते हैं, हम अकेले लड़ सकते हैं। देखिए, जब दो पार्टियों की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं टकराती है, आप अभी कह रहे थे, मेरे साथी कोई यहाँ जो पैनलिस्ट बैठे हैं इन्होंने कहा कि जरा लालू यादव फैसले ले रहे हैं या तेजस्वी यादव फैसले लेंगे, उन्होंने वहां टिकट बांट दी। अरे भाई, दूसरी पार्टी की प्रक्रिया होती है, उनका सोच और मंथन होता है। एक एक सीट, ये देश की, राज्य की भलाई के लिए और पार्टी की भलाई के लिए जो फैसले लिए जाते हैं उसमें मंथन तो होगा, बिल्कुल मंथन होगा। हम जावेद जी के पास भी रुक कर लेते हैं मोहिंदर जी। और जावेद जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि देखिए, महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया गया, उप मुख्यमंत्री के चेहरे का भी ऐलान कर दिया गया मुकेश सहनी के रूप में, लेकिन ओवैसी जो है इसका माइलेज लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई मल्लाह का बेटा जो है अगर वो उप मुख्यमंत्री हो सकता है, मुस्लिम का बेटा क्यों नहीं, तो किसी मुस्लिम नेता को आगे क्यों नहीं महागठबंधन के तरफ से बढ़ाया गया? इस पर जरा जवाब दीजिए आप, तो फिर उसके बाद फिर हम मोहिंदर जी की तरफ रुक करेंगे। नहीं, देखिए, ओवैसी साहब की राजनीति अपनी अलग है और सब जानते हैं, लेकिन ये है कि ये अच्छी बात है कि कांग्रेस को सामने आके कहना पड़ा कि जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद डिप्टी सीएम और भी बनाए जाएंगे। तो सब लोग समझते हैं कि जब और भी बनाए जाएंगे तो यकीनन जो है मुस्लिम समुदाय के भी एक लोग होंगे। सवाल इसका नहीं है मुसलमानों को या वहाँ की जनता को नहीं चाहिए। देखिए, जनता थोड़ी मुख्यमंत्री वहाँ बनने जा रही है। जनता को तो अच्छी सरकार चाहिए, रोजगार चाहिए, वातावरण अच्छा हो। ये ना हो कि आज भी हम बात करें कि बिहार में जंगल राज है। ये इससे जो क्या है, युवाओं के अंदर एक बड़ा गलत मैसेज जाता है, खास के वो बिहारी जो दुनिया में हर जगह अच्छी जगह पे भी है और बिहारी मजदूर में भी आता है। तो आज बिहारी मजदूर में क्यों गिनती होता है, बिहारी को मजदूर का फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ये जिस बात का जिक्र आपने किया रहमानी साहब, मैंने सम्राट चौधरी से भी पूछ लिया था कि भाई आप जंगलराज का जिक्र करते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। उन्होंने कहा कंपैरिजन किससे करें, यानी आप 20 साल में ये नहीं बता पाए कि आप विकास कितना कर पाए, आपके पास विकास का डाटा क्या है। सिर्फ एक बात कि जंगल राज क्या है। सौरभ जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोकिएगा, क्योंकि कोई बैकग्राउंड में कोई इतना काम विकास नहीं हो पाया, ना तो कोई फैक्ट्री आ पाई, ना ही कोई रोजगार बढ़ा पाया, पलायन नहीं रुक पाया, मुझे ऐसा लगता है। सौरभ जी, आपने अनु भाई ये बात सही रखा। यहाँ पे पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से ही बिहार में रहा। 1990 की बात जो बीजेपी की एनडीए की लीडरशिप करती है, उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, जंगल राज पार्ट 1 पार्ट 2 की बात करती रहती है। लेकिन उसके अलावा यदि विकास के लेवल पे बात की जाती है तो उनकी कोई भी लीडरशिप फ्रंट पे आके इस चीज़ को नहीं रख रही है। लेकिन विकास, आपने भी ग्राउंड पे जब गए होंगे तो ग्राउंड पे आपको विकास दिखा भी होगा, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, या मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, गांव की सड़कें एनएच से कनेक्ट हुई। जो पटना, जो बिहार से 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटे में लोग सफ़र करते थे राजधानी से, वो पूरे बिहार से आप 6 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं। सीमांचल, जहां पे रेल की व्यवस्था नहीं थी, आज वहां पे पटना से डायरेक्ट आप वंदे भारत जैसे ट्रेन से सीमांचल को कनेक्ट किया गया है। तो धीरे धीरे विकास तो हुआ ही है, लेकिन विकास हो रहा है और लगातार, लेकिन पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अनूप, मेरा सवाल आपसे भी होगा, क्योंकि आप एक बिहार को समझ कर आए हैं, तो जो युवा वोटर्स है, हमने देखा बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे हुए थे और पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को गिनाते हुए नजर आए थे। कुछ युवा नेताओं का भी हम जिक्र कर लेते हैं। हम पहले बात भी कर रहे थे, चिराग पासवान की पार्टी की क्या स्थिति आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ क्या तेज प्रताप यादव अपनी ही पार्टी को, महागठबंधन को डेंट पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं? पीके की क्या स्थिति है? देखिए, मैं चिराग पासवान को लेकर कहूंगा कि चिराग के लॉ की टेस्ट होने वाले के लॉ वो जला पाएंगे या नहीं जला पाएंगे। 30 सीटें उन्होंने मांगी थी, क्योंकि 5 लोकसभा सीटें, 5 36 के हिसाब से उन्होंने 30 सीटें मांगी, 29 सीटें मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात स्वाति, इनमें से 15 सीटें ऐसी हैं, जावेद जी, सौरभ जी, आप भी सुन ले, 15 सीटें ऐसी जिसमें एनडीए कभी जीता ही नहीं है। यानी आप समझिए, ये सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए है, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी बहुत दबाव है। अगर मैं पीके की बात करूं तो जितने जोर शोर से पीके ने मुद्दों को उठाया था, मीडिया के सामने आए थे, वो हवा मुझे नजर नहीं आई। मैंने देखा वहां लोग तो हैं, चाहे रितेश पांडे हो, चाहे दूसरे कैंडिडेट जो हैं, वो फिल्म एक्टर्स को, सिंगर्स को बुला तो ले रहे थे, लोगों की भीड़ भी जुट रही थी, लेकिन उनको देखने के लिए, उनको छूने के लिए, उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगी। मुझे जो लगा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें वहां नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का टेस्ट होना है कि इस बार
क्या होगा। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मैंने कहा बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का भविष्य भी इसमें टिका है। तो वही जेडीयू के भी बहुत सारे नेता हैं जिनका भविष्य इसमें टिका है। आरजेडी ने कई सीटों में फेरबदल की है तो उसका इंपैक्ट भी यहां नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है यहाँ पे, जो वोट बदले गए हैं, जो कैंडिडेट बदले गए हैं, वहां है। और मुश्किल में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अगर हम मंत्री पद की बात करें तो लगभग 27 मंत्री हैं नीतीश कुमार के जो इस बार चुनाव में लड़ रहे हैं। और मंगल पांडे की बात करें तो सबसे ज्यादा मुश्किल में स्वाति वही है। रूठे हुए क्या असर डालते हुए नजर आ रहे हैं इस पे? हालांकि रूठों को मनाने की बहुत कोशिश अमित शाह ने भी की और तमाम नीतीश कुमार और बाकी नेताओं ने भी की है घटक दलों के। और देखिए 926 ऐसे लोग हैं, मैं आपको पूरा आंकड़ा बता रहा हूं, 926 ऐसे लोग जो या तो निर्दलीय हैं या फिर बागी हैं। कई सीट ऐसे हैं जैसे छपरा सीट हो या फिर अलग अलग परबत्ता सीट हो, अलग अलग सीट जहां पर बीजेपी नुकसान पहुंचा रही है। कई आरजेडी के कैंडिडेट फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था 243 की जगह 251 सीटों पर लड़ाई हो रही है। लेकिन फ्रेंडली फाइट राजनीति में नहीं होती है स्वाति। या तो आप जीतने के लिए लड़ते हैं या फिर हारने के लिए लड़ते हैं, फिर बाद में ठीकरा फोड़ा जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जहां जो मुश्किल है वो है, और ज्यादातर जगहों पर अपने ही लोग जो हैं वो हरा रहे हैं। बिल्कुल अनूप, हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि कुछ ही मिनटों में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। क्या कुछ जानकारियां, क्या तस्वीरें? देखिए स्वाति, हम तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, क्योंकि मतगणना केंद्र में मैं थोड़ा अंदर प्रवेश कर गया हूं। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं ये मतगणना केंद्र का पहला बैरियर है जहां फोर्स डिप्लॉयड किया गया है, और पहला बैरियर पार करके हम अंदर दाखिल हो गए हैं। हालांकि अंदर आने की मनाही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत एक्सप्रेस के कैमरे की नजर से मतगणना केंद्र को दिखाएं कि ये पटना के एन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र है, जहां पूरी तरह से हलचल बढ़ी हुई है। और अब हम आपको सीसीटीवी यानी तीसरी आंख की नजर से वो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं जो 14 विधानसभा क्षेत्रों में जहां कंट्रोल रूम खोल दिया गया है और एक्टिविटी शुरू हो गई है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों का नजारा है। ये सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकती हैं कि किस तरह से पटना जिले के फतुहा, दानापुर, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना साहिब, दीघा, बांकीपुर, मसौड़ी, फुलवारी, कुम्हरार, विक्रम, बाढ़, मनेर और पालीगंज के लिए अलग अलग स्क्रीन लगाए गए हैं। और उन स्क्रीनों के जरिए आप अंदर की एक्टिविटी देखिए कि किस तरह से स्ट्रांग रूम खुला है, किस तरह से मतगणना की एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो अब कहा जा सकता है कि पूरी तरह से यह मतगणना केंद्र तैयार है, स्ट्रांग रूम खुल चुका है, सब जगह सिग्नेचर हो चुका है, हर एक्टिविटी हो रही है और चप्पे चप्पे पर फोर्स डिप्लॉयड है। तो ये कहा जा रहा था, तेजस्वी यादव देर रात मीटिंग कर रहे थे, महागठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे और ये कहा गया कि आप लोग तैनात रहिए, तैयार रहिए, कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। क्या कार्यकर्ता जो पोलिंग एजेंट है आपको नजर आ रहे हैं वैसे मुस्तैद दिख रहे हैं आशुतोष? बेशक काफी उत्साहित हैं और तमाम जो मतगणना केंद्र पर एजेंट्स हैं, तमाम प्रतिनिधियों के, वो काफी उत्साहित हैं। और कल जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, उसके बाद जब एंट्री हो रही थी मतगणना केंद्र पे तो वो तमाम जो एजेंट्स थे वो लगातार ये सुनिश्चित करने का दावा कर रहे थे कि हम लोग पैनी नजर रखेंगे। शायद यही वजह है, पारदर्शी बनाने के लिए ये नजारा आप तस्वीरों में देख सकते हैं ताकि कहीं से कोई शिकायत न करे। जो लोग अंदर दाखिल हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से मॉनिटर कर रहे हैं, उन्हें यहां बैठा दिया गया है। आप लोग यहां से सीसीटीवी के जरिए देख रहे हैं, क्या संतुष्ट है? पारदर्शी? बिल्कुल संतुष्ट है, पारदर्शी हो रहा है। हम लोग लगातार चुनाव के बाद से यहाँ हम लोग डटे हुए हैं। अपना अपना जो क्षेत्र से हम मनेर 187 विधानसभा से हैं भाई वीरेंद्र के लिए, तो हम लोग सभी आदमी अपना अपना जगह पर डटे हुए हैं। सब चीज़ पारदर्शी हो रहा है, किसी में कहीं तरह से कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी के उम्मीदवार के समर्थक हैं और ये बेड लगा हुआ नजारा देखिए, हम तस्वीरों में दिखाएंगे। ये डेरा डाले हुए लोग हैं और उम्मीदवारों के समर्थक हैं, यानी सीसीटीवी के जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं उस पर पैनी नजर रखने के लिए। संतुष्ट हैं?
जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। 188 विधान बिल्कुल देखिए, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पैनी नजर वहां पर रखी जा रही है, तमाम समर्थकों की वहां पर मौजूदगी। 3 लेयर सिक्योरिटी में यहां पर मतगणना अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी। 8 बजे का वक्त जब पोस्टल बैलेट से मतगणना शुरू होगी, उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। आशुतोष, आप लगातार नजर बनाए रखिए, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कोमल का हम एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, बीजेपी मुख्यालय के बाहर है। कोमल, क्या हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है? साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बैठकों का दौर देखा जा रहा है, कौन कौन यहां पर बीजेपी मुख्यालय के अंदर जाता हुआ, बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए स्वाति, आपसे कुछ देर पहले आप और अनूप दोनों पूछ रहे थे कि बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या लिट्टी चोखा बन रहा है, बिहार का स्वाद मिलेगा, जायका मिलेगा। तो आपको दिखा देते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाने के लिए, ये सत्तू है और सत्तू की लिट्टी जो है वो बन रही है सामने, जिसे आप पूरी भी कह सकते हैं, पूरी की शेप में है वो, उस तरीके से तैयार हो रही है। कोमल, मैं एक जानकारी आपको दे दूं। आप देखिए, लिट्टी बन रही है, जलेबी बन रही है, वो दिखा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आरजेडी ऑफिस की, वहां भी बन रहा है कोमल, रसगुल्ले बन रहे हैं, खीर बन रहे हैं, तमाम चीजें बन रहे हैं, कंपटीशन दोनों तरफ से। कोमल, आप अपनी बात पूरी कर लें। बिल्कुल अनूप, और ये देखिए यहाँ पर आरजेडी ऑफिस में भी बन रही है, क्योंकि बिहार का जायका उम्मीद महागठबंधन को भी है अपने लिए और एनडीए को भी है। यहाँ पर इसीलिए जलेबियाँ छानी जा रही है। आप देखिए, आपने कहा था कि हरियाणा की जीत पर जलेबियाँ छनी थी, तो जी यहाँ भी जो है वो जलेबियाँ छन रही है और लिट्टी जो है वो तैयार हो रही है, क्योंकि आज बिहार का जायका जीत के साथ जो है अच्छा, वैसे अनूप, जैसा कि मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, सत्तू की पूड़ी बन रही है, क्योंकि देर तक नतीजे आएंगे और लिट्टी जो होती है सूख ना जाए, तो सत्तू की पूड़ियां बन रही हैं। कोमल, बने रहिए। मोहिंदर जी का हम रुख कर लेते, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे सर, बात कर रहे थे कि बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां पूरी हो गई हैं। 14 में इकलौता सबसे बड़ी वजह बात क्या है, तो मैं इलेक्शन काउंटिंग शुरू हो उससे पहले कह दूं जी, आज जो टेस्ट है, लिटमस टेस्ट, तो वो नीतीश कुमार का है। बीजेपी वाले तो हर तरह से लड्डू बांटेंगे। अगर नीतीश कुमार जीत जाते हैं, एनडीए जीत जाता है, तो बीजेपी कहेगी देखिए हमने साथ दिया और इनको बनवा दिया, हमने अपने वादा पूरा किया। अगर हार जाते हैं तो बीजेपी ज्यादा खुश होगी, क्योंकि उनको तो नीतीश कुमार को निपटाना है कि साहब नीतीश कुमार की साख दांव पर थी, उन्होंने वहां काम नहीं किया, और ये प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं। तो असली टेस्ट जो है वो नीतीश कुमार का है। बीजेपी को तो हर हाल खुश होना ही है। मोहिंदर जी, आपको क्या लगता है, अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो बीजेपी के पास कोई चेहरा है ऐसा? और अगर बनते हैं तो कब तक बनते हैं नीतीश कुमार, ये भी बता दीजिए आप। देखिए, जहां तक ताल्लुक चेहरे का है, तो बीजेपी ने हमेशा सरप्राइज किया है, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा, चाहे राजस्थान रहा। चेहरा तो उनके पास होता है, लेकिन वो जो लेकर आते हैं चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, तो उनकी शैली है कि किसी नए आदमी को बनाते हैं। उसका कारण है, नए आदमी को बनाने से जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं नीतीश शाह और अमित शाह जी और मोदी जी, उनको सरकार कहीं से भी अपने रिमोट से चलाने में आसानी रहती है। कोई बड़े नेता को बनाएंगे, जैसे वसुंधरा जी थी, शिवराज सिंह चौहान थे, वो इनकी बात थोड़ी सुनेंगे इस तरह से कि कभी भी कुछ भी कह दीजिए, करा लीजिए। वो दोनों मुखोटे जो चीफ मिनिस्टर के तौर पर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बैठे हैं, जरा हाल देख लीजिए स्टेट का क्या है। लेकिन बिहार पे आता हूँ। देखिए, आज जो टेस्ट है वो नीतीश कुमार जी का है, आज हमारे तेजस्वी यादव का है। उन दोनों ने ही स्टेट को चलाना है। अगर तेजस्वी जीतते हैं तो युवा बिहार जीतेगा, अगर नीतीश कुमार जीतते हैं तो यकीन मानिएगा बीजेपी का ही रिमोट कंट्रोल जीतेगा। और जिस तरह से बिहार चल रहा है, बिहार उसी तरह चलेगा, न विकास होगा न कुछ। अगर सड़कों से विकास होता, अगर वहां बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाने से विकास होता, तो याद कीजिए ये किसके लिए बिल्कुल सर, देखिए जनता जनार्दन ने अपना फैसला कर दिया है और आज फैसला सुनाया जाएगा। मोहिंदर जी बने रहिए, जरा ग्राउंड रिपोर्ट भी समझ लेते हैं मोहिंदर जी। और आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, जानकारी आ रही है कि भाई यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर जो है लालटेन टंग गई है, क्या तैयारी दोनों ही पार्टियों की तरफ आप देख पा रहे हैं? और दूसरी तरफ ये भी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे, तेज प्रताप यादव भी कल काफी घबराए हुए थे, हमने देखा कि किस तरह से देर रात वो मतदान केंद्र पहुंचे, जिस बात का अनूप भी जिक्र कर रहे थे। जो घटक दल है वहां पर किस तरह से हलचल, वीआईपी की बात हो, सीपीआईएम की बात हो, वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, चाहे एनडीए गठबंधन की बात हो या फिर महागठबंधन की बात? आशुतोष, आवाज मिल पा रही है आपको?
लगता है आशुतोष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं सौरभ जी आपके पास आता हूं, क्योंकि जो तस्वीर हम देख पा रहे थे आरजेडी मतलब राबड़ी आवास की तस्वीरें थी। और देखिए शुरुआत, एक बड़ी खबर, थोड़ी देर में भारत एक्सप्रेस पर पहला रुझान आ जाएगा। यहां थोड़ी देर में हम आपको पहले रुझान के बारे में बताएंगे। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होकर पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होगी और सबसे तेज नतीजे भारत एक्सप्रेस पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, पोस्टल बैलेट सबसे पहले गिने जाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त है। जी हां, थोड़ी देर, लगभग 15 मिनट, जब पोस्टल बैलेट की गिनती, मतगणना जो है प्रॉपर विधिवत तरीके से शुरू हो जाएगी और 8:30 बजे के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। और कहा जा रहा है कि 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। स्वाति।